हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सब पढ़ाई कर रहे हो। लास्ट लेक्चर में हमने वर्क और एनर्जी का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। यहाँ पे आपको कुछ केसेस दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि अपनी समझ के हिसाब से आप बताओ कि किस केस में वर्क डन हो रहा है और किस केस में वर्क डन नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज रिकॉल कराना चाहता हूं। जब मैंने आपको वर्क पढ़ाया था तो मैंने आपको वर्क की दो नेसेसरी कंडीशंस बताई थी कि वर्क तभी होगा जब बॉडी पे कोई फोर्स लगेगा और फोर्स की वजह से बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम कहेंगे कि फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क नहीं हो रहा है। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे आपसे कह रहा है सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। सो सुमा इज अ गर्ल एंड शी इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। ओके, जब भी आप स्विम करते हो तो आप वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हो और जैसे जैसे आप वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हो वैसे वैसे जो वाटर है वो आपके ऊपर एक्शन रिएक्शन फोर्स का जो आपने लॉ पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाता है। तो बेसिकली आप फोर्स लगाते हो, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और आप डिस्प्लेस करते हो। तो यानी कि एफ भी है और डी भी है। वो अलग बात है कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो रिएक्शन फोर्स की वजह से होती है, तो जो वर्क का साइन होता है वो निगेटिव होता है। पर यहां आपसे ये नहीं पूछा गया है कि आपको बताना है कि वर्क पॉजिटिव है या निगेटिव है। आपको सिंपली बताना है वर्क डन होगा या नहीं होगा। तो फर्स्ट केस में वर्क डन होगा। अब दूसरा केस देखते हैं। कह रहा है अ डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। अब मान लो ये एक प्यारा सा डंकी है, इसके ऊपर आपने लोड रख दिया। अब फोर्स किधर लगेगा? वेट की वजह से जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा, एम जी। मान लो इसका मास एम है तो इसके ऊपर जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा वो एम जी। अगर ये डंकी स्टैटिक है दैट मीन्स रेस्ट पे है तो भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तब डी क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब वर्क क्या हो गया? नहीं होगा। और अगर ये मूव करेगा तो ये मूव किधर करेगा? फॉरवर्ड जाएगा या फिर बैकवर्ड जाएगा। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो जो एंगल बिटवीन एफ एंड डी है, थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। आपको पता है ना, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है या फिर इधर हो रही है, और दोनों ही केसेस में जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री। और वर्क का आपको पता है एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है? कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहां से आपको क्या निकल के आया? वेदर द डंकी इज एट रेस्ट और इज मूविंग देयर विल बी नो वर्क डन सिंस द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द डंकी। यहां पे वर्क डन नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, यहां पे कह रहा है अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल। ओके, देखो विंडमिल एक डिवाइस होती है जो विंड से चलती है, पर यहाँ पे आपसे उससे कोई मतलब नहीं है। आपसे ये बोल रहा है कि जो विंडमिल है वो वाटर को लिफ्ट कर रही है फ्रॉम अ वेल। तो वाटर को लिफ्ट करने के लिए विंडमिल फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगी? अपवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि वाटर वेल के अंदर से सरफेस पे आएगा, किसी वेसल में किसी बर्तन में आएगा, मतलब फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो यहाँ पे वर्क डन होगा। अब इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। मतलब एक हरा पौधा जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है, तो वहां पे वर्क डन होता है कि नहीं? देखो वहां पे एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसको आप बायोलॉजी में पढ़ोगे। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप फिजिक्स में वर्क को डिफाइन कर रहे हो, तो उनके जो पत्ते होते हैं वही फोटोसिंथेसिस को कैरी करते हैं। उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता और ना ही वो डिस्प्लेस होते हैं। तो जब फोर्स नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्क डन नहीं होगा। एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन, ये आपका फिफ्थ पार्ट है। ट्रेन का इंजन ट्रेन को पुल कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। ट्रेन का इंजन इधर जा रहा है, ट्रेन भी इधर जा रही है, मतलब फोर्स लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, तो यहाँ पे वर्क डन होगा। नेक्स्ट वन, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। अब आपने देखा होगा कि आंगन में या फिर अगर आप गांव गए होगे तो आपने देखा होगा खेतों के बाहर जो एरिया होता है थोड़ा सा, वहां पे अनाज को फैला दिया जाता है और उसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ भी कंप्लीटली सनलाइट का रोल है। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हो या जो ग्रेन्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं इधर से उधर। तो नो डिस्प्लेसमेंट एंड नो फोर्स ऑन द फूड ग्रेन्स, सो ऑब्वियसली नो वर्क डन। लास्ट वन, अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। अगर आपने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन देखी है या कोई कार्टून देखा है तो उसमें जो नाव होती थी
वहां पे इस टाइप से ऐसे छोटे छोटे पर्दे लगे होते थे जिन पे विंड टकराती थी और जिसकी वजह से वो फॉरवर्ड मूव करते थे। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि विंड जो है फोर्स लगा रही है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन होगा। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। ओके, ये मान लो आपका ग्राउंड सरफेस हो गया और इस पे आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया एट अ सर्टेन एंगल। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब ये जो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग लाई करते हैं, मतलब दोनों ही सेम लाइन पे हैं। दैट इज इनकी अर्थ के सरफेस से हाइट कितनी है? 0। अर्थ की सरफेस से फेंका गया था पॉइंट ए से और पॉइंट बी पे गिरा है और बोल रहा है कि दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग लाई करते हैं। तो मतलब जो अर्थ की सरफेस से हाइट है वो ए के लिए भी 0 होगी और बी के लिए भी 0 होगी। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपसे सिर्फ एक चीज पूछी गई है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आपको और कोई फोर्स कंसीडर नहीं करना है, आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कंसीडर करना है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करती है हाइट पे, अर्थ की सरफेस से आप कितनी हाइट पे हो। लेकिन जो वर्क डन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? एफ। और किस पे डिपेंड करता है? डी पे। यहाँ पे डी जो है वो एच बन जाएगा, यानी कि एफ इंटू एच पे डिपेंड करता है। लेकिन एच क्या है? एच डिस्प्लेसमेंट है। हाइट है मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे ही डिपेंड करता है। तो इनिशियल पॉइंट पे एच क्या है? 0 है, इसको H1 या HA कर दो। और फाइनल पॉइंट पे हाइट क्या है? HB 0 है। यानी कि अगर आप डेल्टा H निकालोगे तो क्या आएगा? 0। और सिमिलरली वर्क डन क्या आ जाएगा? mg इंटू डेल्टा H, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A। वही तो आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में जितना चेंज होगा वही वर्क डन होगा। तो m और g को आप रहने दो, ये क्या हो गया? 0। तो वर्क डन क्या आ गया? 0 जूल। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना, और अगर फिर भी ना समझ में आया तो पहले लेक्चर देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपसे कह रहा है अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। अब ये तो आप सबको पता है कि बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो वहां पे केमिकल एनर्जी होती है। और जब आप बैटरी को किसी टर्मिनल या फिर किसी लोड से कनेक्ट करते हो तो ये केमिकल एनर्जी क्या प्रोड्यूस करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। और यही इलेक्ट्रिक एनर्जी जब बल्ब पे जाती है तो क्या होता है? लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब आप बल्ब को स्विच ऑन करते हो तो कमरे में लाइट फैल जाती है और बल्ब गर्म हो जाता है। तो ये सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो ये प्रोसेस इस तरीके से कंप्लीट होता है। आइए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। देखो यहाँ पे v दिया हुआ है वेलोसिटी, ये v इनिशियल है और बाद में ये 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करने लगी, दैट इज v फाइनल क्या हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे मास क्या दिया हुआ है? 20 kg, यानी आपको m की वैल्यू दे दिया है 20 kg, आपको v इनिशियल की वैल्यू दे दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, आपको v फाइनल की वैल्यू दे दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, और आपको निकालना है वर्क डन बाय द फोर्स जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी रिड्यूस हुई है 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत ही सिंपल है। अगर कोई भी थोड़ा भी आप में लेक्चर को ध्यान से पढ़ा होगा तो उसको पता होगा यहाँ पे कि मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है और वर्क डन निकालना है। मास और वेलोसिटी मिला के कोई एनर्जी बनती है काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता है ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो डेल्टा ई के क्या होता है? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। फाइनल लेवल पे काइनेटिक एनर्जी क्या है और इनिशियल लेवल पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, वही काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है यही वर्क डन बाय द फोर्स होता है। यानी कि आपको फॉर्मूला मिल गया है W इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई। अब इस फॉर्मूले में आप ये वैल्यूज पुट कर सकते हो। ई एफ निकालने के लिए आप क्या करोगे? हाफ एम वी एफ का स्क्वायर, और ई आई निकालने के लिए आप क्या करोगे? हाफ एम वी आई स्क्वायर।
ये EF क्या डिनोट कर रहा है? फाइनल स्टेज पे काइनेटिक एनर्जी, और EI क्या डिनोट कर रहा है? इनिशियल स्टेज पे काइनेटिक एनर्जी। बस फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यूज, आंसर आ जाएगा। W इज इक्वल टू हाफ इंटू 20 m की वैल्यू है, इंटू 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, माइनस हाफ इंटू 20 इंटू 5 का स्क्वायर। अब यहां से आपको क्या मिल जाएगा? 10। यहां भी आपको मिल जाएगा 10, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 इंटू 10 40, माइनस 10 इंटू 25 250, और ये एनर्जी किस में होगी? जूल में। तो वर्क डन क्या आ गया? -210 जूल। तो ये रहा आपका वर्क डन का आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे आपसे बोला जा रहा है अ मास ऑफ 10 kg इज एट अ पॉइंट ए ऑन द टेबल। ओके, एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं, गंदी सी, अच्छी ड्राइंग मुझे आती नहीं है, सॉरी फॉर दैट। ये एक टेबल है, इस पे कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे एक बुक रखी हुई है, इसका मास कितना है? 10 kg है, और ये जिस पॉइंट पे रखी हुई है उसको हम पॉइंट ए बोल रहे हैं। कह रहा है कि इसको मूव किया जा रहा है टू अ पॉइंट बी। ओके, इफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट बी है वो भी टेबल पे ही लाई करता है, और ये दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग है, मतलब इनके बीच का हाइट डिफरेंस क्या हो गया? 0। व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स? देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा? डाउनवर्ड, यहां भी और यहां भी। और डिस्प्लेसमेंट कैसे हुई है? फ्रॉम ए टू बी। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना आ गया है? 90 डिग्री। तो आप यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 90 डिग्री, और जब कॉस 90 की वैल्यू 0 तो वर्क डन 0। अब इसको करने का दूसरा मेथड क्या है कि आप पॉइंट ए और पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लो और उनके बीच का डिफरेंस निकाल लो। जो डिफरेंस आएगा वही इनका वर्क डन होगा। तो पॉइंट ए पे अगर पोटेंशियल एनर्जी पी ए है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 10 kg, मान लो 10, और जी की वैल्यू भी हम 10 अज्यूम कर ले रहे हैं, और हाइट क्या है? मान लो h है। पीबी क्या होगा? पीबी भी 10 kg, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट यहां भी क्या रहेगी? h रहेगी, क्योंकि ए और बी सेम लाइन के अलोंग है, यानी कि इनकी अर्थ की सरफेस से जो हाइट है वो सेम होगी। तो पी ए माइनस पीबी करो या पीबी माइनस पी ए करो, आएगा 0, और ये किसके बराबर होगा? वर्क डन के। तो वर्क डन कितना आ गया? 0। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन योर आंसर, तो मैंने आपको इनफ एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर आपको लिखना होगा तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि सिंस बोथ पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन द सेम हाइट from the surface, so there is no difference between potential energies at point A and point B, and hence there is no work done। या दूसरे तरीके से अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो since the force due to gravity is working downward and the displacement is taking place at the surface of the table from point A to point B at an angle 90 degree from the force applied, and therefore the angle between force and displacement is 90 degree, and hence वर्क डन इज 0 बिकॉज cos 90 इज 0। चलिए सर देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एंड ऑल्सो पूछा गया है आपसे वाई, जो भी आपका आंसर है वो क्यों है। कह रहा है सर जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रीली फॉल कर रहा है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और सरफेस से ये h हाइट पे है। इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? अगर इस पॉइंट को हम ए बोल दें और इस पॉइंट को हम बी बोल दें, तो पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट क्या होगी? पी ए इज इक्वल टू एम जी एच होगी। और पी बी पे क्या होगा? एम जी इंटू 0, क्योंकि सरफेस से हाइट क्या हो गई? 0। बी खुद सरफेस पे है तो सरफेस से हाइट कितनी हो जाएगी? 0, यानी पी बी क्या आ गया? 0। मतलब यहां से यहां आने में टोटल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हो रहा है? एम जी एच। ये तो आपको दिया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज कर रही है। सिंपल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जैसे जैसे हाइट डिक्रीज होगी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। यहां तक तो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करेगी? तो बिल्कुल नहीं सर। यहां पे वेलोसिटी क्या होगी? 0, लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आएगा
उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और वेलोसिटी इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज होगी? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। और जितने अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, ध्यान से सुनना मेरी बात, जितने अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, सेम अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो कंजर्व्ड रहेगी या कांस्टेंट रहेगी, एंड दैट इज व्हाई दिस मोशन विल नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और वाई का आंसर तो आपको मिल ही गया, बिकॉज टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इसको मैंने जब लेक्चर में पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको एक 1000 जूल का एग्जांपल देके बताया था। तो जिसने नहीं देखा है वो काइनेटिक एनर्जी वाला पोर्शन सेकंड या थर्ड लेक्चर है, उसको आप देख लेना, मैं आई टैब में लिंक कर दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे एक अच्छा सा कमेंट करिए तुरंत, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट ऑकर्स व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसाइकिल? जब आप एक बाइसाइकिल को राइड करते हो तो कौन कौन सी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है? तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? साइकिल को चलाना है। साइकिल को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी। और वो एनर्जी आप कहां से जनरेट करोगे? अपनी बॉडी से। और बॉडी के कौन से पार्ट से जनरेट करोगे? मसल से। तो सबसे पहले आप यूज करोगे मस्कुलर एनर्जी। और ये मस्कुलर एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म होगी? कुछ काइनेटिक एनर्जी में, कुछ पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और जब आप साइकिल चलाओगे, आप मस्कुलर एनर्जी को यूज करोगे, तो वो और किस में ट्रांसफॉर्म होगी? हीट एनर्जी में, क्योंकि आपको स्वेटिंग होगी, आपकी बॉडी हीट अप होगी और आप स्वेटिंग करोगे, यानी कि एक और एनर्जी में ये ट्रांसफॉर्म होगी जिसको हम बोलेंगे हीट एनर्जी। सिंपल प्रोसेस है, इसमें कुछ था नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विथ ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर आप एक बड़े से पहाड़ को अपनी पूरी ताकत से धक्का लगाते हो और आप उसको मूव नहीं कर पाते हो, तो क्या वहां पे किसी टाइप का एनर्जी ट्रांसफर होगा आपकी बॉडी से रॉक में? अगर हाँ तो भी बताइए, अगर ना तो भी बताइए। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो आप एनर्जी यूज कर रहे हो वो जा कहाँ रही है? तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा पहाड़ बना देते हैं। ये रहा हमारा बड़ा सा पहाड़, समोसा लग रहा है पर ये पहाड़ है। और मान लो ये हो तुम, बाहुबली, और तुमने सोचा कि आज हम इसको धक्का दे ही देंगे। बड़े बड़े हाथों से तुमने अपने इसको धक्का दिया, बहुत फोर्स लगाया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो। तो वर्क डन क्या हो गया? जीरो। और जब वर्क डन हुआ ही नहीं, तो यहां से यहां के बीच में नो एनर्जी ट्रांसफर। लेकिन तुम कहोगे कि सर हम तो धक्का मारते मारते थक गए, तो मेरी एनर्जी गई कहाँ? अगर इस माउंटेन के पास नहीं गई, इस हिल के पास नहीं गई, तो मेरी एनर्जी गई कहाँ? बेटा तुमने अपनी मस्कुलर एनर्जी का यूज किया, वो मस्कुलर एनर्जी यूटिलाइज हुई है, तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हुई? वो हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हुई, क्योंकि आप एफर्ट डालते डालते थक जाओगे और जो डिस्प्लेसमेंट है हिल की वो होगी नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आपकी सारी जो एनर्जी है, सारी मस्कुलर एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे आपसे कह रहा है अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सिंपली पूछा गया है कि 250 यूनिट्स को जूल में कन्वर्ट कर दो, दैट इज कन्वर्ट 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी इन जूल्स। तो आप लिखोगे वी नो दैट 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, and 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to power 6 joules। तो 250 यूनिट के लिए क्या हो जाएगा? 250 यूनिट्स इज इक्वल टू 250 किलोवाट आवर, और 250 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 250 इंटू वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर, दैट इज 3.6 इंटू 10 to power 6 जूल्स। अब यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो? 25 इंटू 36, इसका 10 जो है वो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और ये क्या बन गया? 10 power 6। अब इसको आप क्या लिख सकते हो? 25 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 10 to power 6, ये क्या बन गया? 9 इंटू 100 इंटू 10 to power 6। 250 किलोवाट आवर इज इक्वल टू
9 into 10 to power 2 into 10 to power 6 joules. That is equal to 9 into 10 to power 8 joules. ये रहा आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपसे कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, एक ऑब्जेक्ट है जिसका की मास 40 kg है, इसको ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट पे उठा के रख दिया गया है। हियर द क्वेश्चन इज व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, इसका पहला क्वेश्चन है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको क्या चाहिए, m 40 kg दिया हुआ है। g जनरली कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अज्यूम कर लेते हैं, अनलेस अंटिल वहां पे दिया हो कि g को हमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखना है। और h की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5 मीटर। तो सिंपली आपको फॉर्मूला पुट करना है। वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज P इज इक्वल टू mgh। m की वैल्यू 40, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 5। 40 इंटू 10 400, 400 इंटू 5 क्या बन जाएगा, 2000 जूल्स। पोटेंशियल एनर्जी क्या निकल के आ गई सिस्टम की, 2000 जूल्स। ये आपका पहला पार्ट हो गया। फिर आपसे पूछ रहा है इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। कह रहा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फॉल करने के लिए अलाउ कर दें तो जब ये आधे रास्ते पे आ जाएगा, मतलब h/2 हाइट पे हो सरफेस से, तो उस टाइम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। h/2 मतलब 5/2, दैट इज 2.5 मीटर। इस टाइम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। इसको करने के दो अप्रोच हैं। इसका जो पहला अप्रोच है वो ये है कि आप इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से सब्सट्रैक्ट कर दो। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता है। तो आप सबसे पहले क्या कर लो कि पॉइंट ए पे, अगर इस पॉइंट को ए मान लो तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, और इस पॉइंट को बी मान लो तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वही काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा। एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप फ्री फॉल में जब ये फॉल करेगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v मीटर पर सेकेंड। तो आप v की वैल्यू निकाल लो और v की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट हाफ mv स्क्वायर में पुट कर दो। तो हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, पहला मेथड। अब सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी एट फुल हाइट कंसीडर करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h क्या है, 40 इंटू 10 इंटू 5 mgh। और इसकी वैल्यू आपको अभी कैलकुलेट करके आई थी 2000 जूल्स। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h/2 हाफ वे पे कितनी होगी। जब ऑब्जेक्ट हाफ वे पे है मतलब वो अपनी आधी हाइट कवर कर चुका है। तो यहां पे आ जाएगा m इंटू जी इंटू h/2, दैट इज mgh/2। और mgh की वैल्यू क्या है, 2000 जूल है, अभी आपने कैलकुलेट किया हुआ है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो गया, 1000 जूल। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, यहां हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, साइन की बात नहीं कर रहे हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, 2000 जूल माइनस 1000 जूल, दैट इज इक्वल टू 1000 जूल। पोटेंशियल एनर्जी में जितना चेंज आया है वही काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज होगा। इनिशियल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो हाफ पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1000 जूल। ये जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है ये पोटेंशियल एनर्जी में लॉस है, और जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वही काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा। तो हाफ वे पे पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1000 जूल होगी। ये पहला तरीका था। और दूसरा तरीका अगर आप देखोगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला पता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। किसी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी पता हो तो आप निकाल सकते हो। m की वैल्यू 40 है और v स्क्वायर की वैल्यू आपको चाहिए। तो v स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। प्लस 2gh क्यों, क्योंकि हम डाउनवर्ड जा रहे हैं और अर्थ का जो एक्सिलरेशन होता है वो डाउनवर्ड लगता है। अब क्योंकि ये फ्री फॉल हो रहा था तो u की वैल्यू क्या होगी, 0। दिस बॉडी वाज अलाउड टू फॉल फ्रीली, दैट इज व्हाई u इज इक्वल टू 0। एंड देन 2 इंटू g की वैल्यू कितनी है, 10।
और h की वैल्यू कितनी है 2.5 या 5/2। तो यहां से वैल्यू क्या निकल के आई 50 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू निकल के आई है। इस वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दो, क्या आ गया हाफ इंटू 40 इंटू 50। सिंपली ये 20 हो जाएगा और ये निकल के आपको आएगा 1000 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी एट हाफ पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 1000 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। मान लो कि ये आपकी अर्थ है, अर्थ की ऑर्बिटल है मान लो, और ये आपका प्यारा सा अर्थ है। अब यहाँ कोई सैटेलाइट मूव कर रही है मान लो, तो इस पे अर्थ किधर फोर्स लगाएगी बेटा, अपनी तरफ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन इसकी मूवमेंट किधर हो रही है, जब भी देखो किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो ये फोर्स के परपेंडिकुलर ही रहेगी। किसी भी पॉइंट पे फोर्स के परपेंडिकुलर ही रहेगी। फोर्स इधर लगेगा तो ये इधर रहेगा, मतलब इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगी। और इस वजह से यहाँ वर्क डन क्या हो जाएगा एफ डी cos 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0। समझ में आया। Since the direction of force of attraction by the earth and displacement of the satellite is perpendicular to each other, that is why the work done by the force of earth on the satellite moving around the earth is 0। ये रहा आपका आंसर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 की। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। वीडियो पे लाइक करना मत भूलिए, वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।